Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम परिवहन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। और परिवहन का माध्यम जो होता है, यहाँ पे हमने तो रुधिर लिख दिया है, लेकिन माध्यम आपको जानना है कि परिवहन का माध्यम जो होता है वो ऊतक होता है। क्या होता है? परिवहन का माध्यम जो होता है ऊतक होता है। अब ऊतक होते क्या हैं? देखिए, ढेर सारे एक समान जब सेल मिल जाते हैं तो वही टिश्यू या ऊतक का निर्माण करते हैं। तो जो हमारे शरीर में सेल्स हैं, जब सारी सेल्स मिल जाती हैं, ढेर सारी एक समान सेल्स मिल जाती हैं, तो वह ऊतक का निर्माण करती हैं। जैसे रुधिर कोशिकाएं जो हैं जब मिल जाती हैं तो वह रुधिर का निर्माण करती हैं, और वही रुधिर जो होता है एक ऊतक होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ऊतक क्या होता है। तो परिवहन का माध्यम जो होता है ऊतक होता है, चाहे पेड़ पौधों में हो चाहे मनुष्यों में हो। पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक, और आपके मनुष्यों में रुधिर जो कि एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है, वह उत्तरदायी होता है परिवहन के लिए। अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले रुधिर की बात करेंगे। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ये आपको पता होना चाहिए। और तरल माध्यम में ही प्लाज्मा इसमें 55% होता है, और कणिकाएँ जो होती हैं वो 45% होती हैं। कितनी होती हैं? 45%। तो आपको जानना ज़रूरी है कि जो प्लाज्मा होता है वो CO2 का परिवहन करता है, जबकि RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में, और हीमोग्लोबिन परिवहन करता है O2। तो परिवहन करने का मतलब है कि एक स्थान से किसी भी वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया ही परिवहन कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना, तथा अनुपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से ये पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिए जाएं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। जैसे आपके शरीर में CO2 जो बन रही है वो आपके लिए हानिकारक है, इसको बाहर निकालना है शरीर से। तो श्वसन के माध्यम से, नासा मार्ग के माध्यम से लंग्स जो है इसको बाहर निकाल देता है। ये भी आपका परिवहन का काम हुआ। ऑक्सीजन आपके लिए उपयोगी है, तो ऑक्सीजन को इन अंदर ले लिया जाता है, ये भी आपका परिवहन की क्रिया है। तो वही लिखा गया है कि जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको शरीर की कोशिकाओं के अंदर ले जाना, तथा जो अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर ले जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि परिवहन तो ठीक है, लेकिन परिवहन होगा कैसे? तो परिवहन के लिए एक पंपन यंत्र चाहिए होता है, जिसका नाम है हृदय। जिसका नाम क्या है? हृदय। हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। जैसे ये आपको देखेंगे इस तरीके से, तो दायां आलिंद ए है, बायां आलिंद ए है, दायां निलय ए है, बायां निलय ए है। जब आप सीधे खड़े होंगे तो देखेंगे ये दायां होगा, ये बायां होगा, कंफ्यूज नहीं होना। और मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठी होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इसको आपको बता दिया गया है। और हृदय के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है। तो हृदय जो होता है वो O2 युक्त और CO2 युक्त दोनों का परिवहन करता है। तो दोनों को मिलने से रोकने के लिए कई वाहिकाएं होती हैं। जैसे O2 युक्त जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है, CO2 युक्त रक्त जो होगा वो अशुद्ध होगा, और दोनों को मिलने से रोकना भी एक काम। ठीक है, तो उसके लिए ढेर सारी हमारे शरीर में धमनी होती हैं और शिरा होता है। अब बात करते हैं धमनी क्या होती है। तो देखिए, धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन हमारे शरीर में करती है। यानी आप कह सकते हैं कि धमनी जो है O2 युक्त रक्त का परिवहन हमारे शरीर में
करती है। लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। तो फुफ्फुस धमनी जो है वह जो है अपवाद है, अर्थात उसमें अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त जो है परिवहन करता है। अब बात करते हैं शिरा की। तो शिरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है और इसका भी अपवाद है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ठीक है। अब देखिए धमनी जो होती है इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। हृदय का काम है रक्त को शुद्ध करना। तो बताइए हृदय से अंग में जाएगा कि नहीं? हृदय यानी हार्ट से अंग में ले जाने का काम किसका होता है? धमनी का होता है। किसका होता है? धमनी का होता है। तो हृदय से अंगों में ले जाने का काम जो होता है वो धमनी का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रक्त शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद सारे शरीर के एक एक अंगों में जाएगा और शुद्ध रक्त को ले जाने का काम धमनी का होता है। शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त को ले जाता है। तो अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से कहाँ पे जाएगा? हृदय में जाएगा शुद्ध होने के लिए। तो अंगों से हृदय में कौन जाएगा? अशुद्ध रक्त जाएगा। तो अंग से हृदय में ले जाने का काम शिरा का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ, जैसे मदिरा हुआ, शराब हुआ, अफीम हुआ, गांजा हुआ, बीड़ी हुआ। तो वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में परिवहन करता है। रुधिर जो है भोजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में परिवहन करता है। हम जानते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इससे भोजन का परिवहन प्लाज्मा से होता है, CO2 का परिवहन प्लाज्मा से होता है और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलयन के रूप में परिवहन प्लाज्मा से ही होता है। यानी प्लाज्मा से दो खतरनाक चीज़ों का परिवहन होता है, बाकी भोजन का भी परिवहन होता है। ऑक्सीजन में RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएँ ऑक्सीजन को RBC ले जाती है। RBC जो है इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती है। यानी RBC ही ऑक्सीजन को ले जाती है और बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर करता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिरों को अंगों से हृदय तथा हृदय से अंगों तक ढकेल सके या पहुंचा सके। तो हृदय जो है वह पंपन यंत्र है और हृदय में कई नालियाँ होती हैं, ट्यूब्स होते हैं जो रुधिर को सभी ऊतकों यानी अंगों तक भेजता है। इन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। अब इन रुधिर वाहिनियों को हमने पहले ही पढ़ चुका है, एक बार फिर से देखते हैं। शिरा को वेन्स कहते हैं जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शिरा जो हमारे शरीर में एक शिरा होती है नस की तरह जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब बताइए हृदय में जो है अशुद्ध रक्त जाएगा तभी तो शुद्ध होकर धमनी से जाएगा। तो शुद्ध होकर हृदय से अंगों में जाने का काम धमनी करती है और यहाँ पे अंगों से हृदय में ले जाने का काम शिराएँ करती हैं, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध तो शरीर में बहेगा नहीं, बल्कि शरीर से कहाँ पे आ जाएगा? हृदय में, ताकि साफ होकर शुद्ध रक्त शरीर में बहे। अब देखिए शिरा में वाल्व भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हृदय में अशुद्ध रक्त आया तो कहीं हृदय से वापस फिर अंगों में ना चला जाए शिरा से ही, इसलिए जो आ रहा है वह जाएगा नहीं, जाते समय तुरंत एक वाल्व होता है वो बंद कर लेता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, इसका अपवाद है फुफ्फुस शिरा। जैसे शिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए यह इसका अपवाद होता है। आगे देखते हैं धमनियाँ, आर्टरीज। तो धमनियाँ जो होती है वह हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करती है और हृदय से अंगों
ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है और हृदय से अंगों, अब देखिए शुद्ध रक्त है तो हृदय पंपन का काम करेगा और पंप करके अंग में भेजेगा। तो शुद्ध रक्त किससे बहेगा? धमनी से बहेगा। तो धमनी में शुद्ध रक्त और हृदय से अंगों में, और प्लस वाल्व नहीं होता क्योंकि इसको तो लगातार जाना होता है। ये रक्त को हृदय से अंगों में भेजने का काम करती हैं तथा इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। इसका भी अपवाद है फुफ्फुस धमनी, यानी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। एक होता है केशिकाएं, ये धमनी को शिराओं से संबंध करती, धमनी और शिरा को जोड़े रहने का काम या संबद्ध करने का काम केशिकाएं करती हैं। अब यहाँ पे देखिए मानव हृदय की बाह्य संरचना, ये मानव हृदय की बाह्य संरचना है, इसको आपको जानते रहना है। अब यहाँ पे देखिए एक होती है फुफ्फुस धमनी और एक होता है फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस धमनी से देखिए रक्त बाहर निकल रहा है। क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि हृदय से बाहर अंगों में ले जाने का काम फुफ्फुस धमनी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि फुफ्फुस धमनी में देखिए फुफ्फुस धमन शिरा में शुद्ध रक्त बहता है तो ये बाहर ले जाने का काम करेगी, ये अंदर ले जाने का काम करेगी। ठीक, तो यहाँ पे हृदय का चित्र बना के, मानव हृदय की बाह्य रचना या मानव हृदय की चित्र बना के आपसे पूछता है कि हृदय के बारे में जो है आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप हृदय का चित्र बना देंगे हार्ट का, बाकी फुफ्फुस धमनी दिखा देंगे जिसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध रक्त जो है हृदय में आएगा। ठीक है, और शुद्ध रक्त जो फुफ्फुस शिरा में बहता है वो बाहर जाएगा। उसके अलावा हृदय में आपके 4 कोष्ठक होते हैं, 2 दायां आलिंद देखिए ये है, बायां आलिंद ये है, दायां निलय ये है, बायां निलय ये है, प्लस वाल्व दिखा देंगे। ठीक है, ये सब दिखाने के बाद आप जो है 4 कोष्ठक बता देंगे और धमनी शिरा, फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी के बारे में पूरा डिटेल से अंतर सहित लिख देंगे। तो आपके हृदय से 7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह आपको कम से कम 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना या आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करिए, इस तरीके से आपका आता है। तो सचित्र वर्णन करके आप फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, धमनी शिरा के बारे में लिख दीजिए। आलिंद और निलय के बारे में अगर कुछ जान रहे हैं, आलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है, ये लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में पादप में परिवहन। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। हमने इससे पहले मानव में परिवहन पढ़ा जिसका माध्यम होता है ऊतक और ऊतक में रुधिर होता है। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि पादप में परिवहन कैसे होता है। देखिए पादप में भी परिवहन जो होता है वो ऊतक के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? ऊतक के ही कारण होता है। और ऊतक जो होता है ढेर सारे सेल्स मिलते हैं तो ऊतक बनता है, यानी पादप में वृद्धि तथा विकास के लिए ऊतक महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे पादप हो चाहे मनुष्य हो, वृद्धि और विकास के लिए ऊतक ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सेल्स मिलके अंगों का निर्माण करते हैं। तो वही छोटे छोटे सेल्स पहले आपका क्या बन जाते हैं? टिश्यू, और वही ढेर सारे टिश्यू मिलके अंग बन जाते हैं। तो वही चीज़ है कि ऊतक जो है वृद्धि और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए एक ऊतक का नाम है जाइलम ऊतक और एक ऊतक का नाम है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, अब जाइलम ऊतक जो है वह आपके पेड़ पौधों या पादप में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम ऊतक जो है वह खाद्य पदार्थों का परिवहन या भोजन का परिवहन करता है। बस एक शॉर्ट फॉर्म में जानिए कि पादप में जाइलम जो पाया जाता है वो जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो पाया जाता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम ऊतक जो है यह ऊतक जड़, तना तथा पत्ती के विभिन्न भागों में स्थित होता है। तो देखिए जाइलम में जा आ रहा है और यह जल एवं खनिज लवण का ही परिवहन करेगा।
और यह ऊतक जो होता है जड़ में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, जिसके प्रमुख कार्य हैं जड़ से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण। जैसे इस तरीके से पेड़ पौधा है तो ये जड़ से ही क्या करेगा, जड़ से ही जल एवं खनिज लवण का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, उसको सोखेगा और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। तो देखिए इसका दूसरा काम है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। अब बताइए, जल एवं खनिज लवण अगर पौधा लेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धूप रहेगी तो हो जाएगा, और पौधा जो है हमेशा जब भोजन खाता रहेगा तो मजबूत खड़ा रहेगा कि नहीं। तो पौधे को वो यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम भी जाइलम ऊतक का ही है। जाइलम ऊतक के घेरों को देखकर ही वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। जो आप देखते हैं किसी भी पेड़ में जो वलयों की संख्या होती है, वलयों की संख्या को देखकर ही वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। तो उसी वलय में ही जाइलम ऊतक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जाइलम ऊतक के घेरों को देखकर ही वृक्ष की आयु की गणना भी की जा सकती है। उसके बाद देखिए बहाव, जो जड़ से खनिज और जल का अवशोषण कर रहा है वह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी जड़ से पत्ती की ओर इसका बहाव होता है। इसके अलावा यह मान लीजिए जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है, ये तो ठीक है, लेकिन अवशोषण बराबर करता रहता है कैसे? क्योंकि देखिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ लिया जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन तो करता है, लेकिन उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, और इसी रंध्र के द्वारा जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है। जो जल पेड़ पौधों में गया वह वाष्प के रूप में इसी छेद में से उड़ता रहता है। तो जब उड़ता रहेगा तो फिर जड़ से जल को अवशोषित करता रहेगा पेड़ पौधा। तो इसी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है पेड़ पौधों में। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन होता रहता है। मुख्यतः कुछ पेड़ पौधे दिखाया गया है जिसमें कितना, जैसे सबसे ज़्यादा तो पत्तियों के द्वारा, रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा निकलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो है जैसे निकलेगा एक पेड़, कोई भी पेड़ है वह अपने वजन का 100 गुना पानी जो होता है वो वाष्प में बदलता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे ढेर से ज़्यादा लगाइए ताकि वाष्प ज़्यादा बने और वर्षा ज़्यादा हो। वाष्प के द्वारा ही वर्षा होती है। सेब का पेड़ जो है वो प्रतिदिन 10 से 20 लीटर पानी को वाष्प बना के उड़ा देता है। मकई का जो पेड़ है वो 3 से 4 लीटर वाष्प बना के डेली उड़ा देता है। तो यही जो है वाष्पोत्सर्जन है, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जाइलम ऊतक जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। देखिए कोशिकाएं, मृत कोशिकाओं में जाइलम ऊतक पाया जाता है। मृत कोशिकाओं में, ऐसा नहीं है पेड़ मरा हुआ हो, नहीं, मृत कोशिकाओं में। जैसे रॉबर्ट हुक ने देखा था उसी तरीके से मृत कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला देखते हैं फ्लोएम ऊतक। देखिए फ्लोएम में फल आ रहा है, फ्लोएम में फल आ रहा है और फल होता है भोजन। यानी यह ऊतक मुख्य रूप से पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, अर्थात परिवहन में इसकी भी उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। इसमें जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका वीडियो था पादप में परिवहन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुधिर की संरचना तथा कार्यों का वर्णन। थैंक यू दोस्तों।